पास आना चाहूंगा। जरा गोल्ड बॉन्ड को लेकर बताइए किस तरह के ट्रेंड्स हैं, और एक जो चुनौती बनी हुई है, चूंकि जो नया ट्रेंड है वो नहीं आ रहा है, तो एक जो चाहते हैं, जिनके अंदर एक अर्ज है, उनको फिर उनके लिए क्या रास्ते हैं? तो देखिए, आई थिंक गोल्ड बॉन्ड जब लॉन्च किया था तो कंसेप्चुअली आई थिंक अगर प्योरली किसी को एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना हो तो आई थिंक वो सबसे अच्छा एक जरिया था, क्योंकि टिपिकली आप अगर कोई भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई यील्ड जनरेट नहीं होती है, आपको सिर्फ प्राइस रिटर्न मिलते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो 2.5% आपको एक इंटरेस्ट रेट ऑफर करी थी, तो एक एक आपको एक इंसेंटिव था कि आप फिजिकल गोल्ड ना खरीदिए और बॉन्ड खरीदिए, क्योंकि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो क्योंकि हमारा मेजोरिटी गोल्ड इंपोर्ट होता है तो अपने इंडिया के करंट अकाउंट पे वो उसका हिट होता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इतना इंटरेस्ट आने लग गया तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी एक प्राइस रिस्क बेयर करना पड़ गया। तो आई थिंक अभी आगे तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा उस पर एक अनसर्टेनिटी है। अगर आता है तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही एक अच्छा जरिया फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आपको फिजिकली बैक्ड एसेट अगर चाहिए तो ईटीएफ ऑफ कोर्स ऑलरेडी हमने देखा है कि लोग वापस ईटीएफ की तरफ उनका झुकाव वापस बढ़ रहा है। डिजिटल गोल्ड के काफी कंपनीज ने डिजिटल गोल्ड भी लॉन्च किया हुआ है, उनमें भी हमने देखा कि लास्ट कुछ सालों में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हालांकि कंपेयर टू द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मार्केट उसका जो शेयर जो है बहुत कम है। लेकिन इवेंचुअली आई थिंक सब फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो आई थिंक वो कंपटीशन नहीं है, सब कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से। क्योंकि एक जो जैसे मेरे पहले पैनलिस्ट ने भी कहा कि एक जेन जी जो है जो प्योरली एक पोर्टफोलियो की तरह फाइनेंशियल एसेट की तरह से गोल्ड को अगर देखता है तो उनके पास अलग ऑप्शंस है। और जो एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है जिसे फिजिकल गोल्ड चाहिए काफी सारे रीजंस की वजह से, क्योंकि उसे फ्यूचर में फंजिबिलिटी चाहिए इनटू ज्वेलरी, तो वो उसे उस तरीके से खरीदा। तो आई थिंक सब एसेट जो इन्वेस्टमेंट के जरिए है, सब पैरेलली आई थिंक सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो आपको अगेन मैं ये रिपीट करूंगा कि आपका फाइनल मोटिव क्या है। अगर आपको फ्रिक्शनलेस इन्वेस्टमेंट चाहिए कि आपको होल्डिंग कॉस्ट नहीं बेयर करना है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है विदाउट फिजिकली होल्डिंग गोल्ड, तो ईटीएफ ऑफ कोर्स बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आपको है कि मुझे कुछ सालों बाद उसे फिर से अगर ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है और मुझे उसी ज्वेलर के पास से बिना कोई फ्रिक्शन के वापस उसी बार और कोइन पे एक्सचेंज करके ज्वेलरी लेनी है, तो ऑफ कोर्स आपके लिए फिजिकल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेड है। ओके चिंतन, एक सवाल मेरा होगा, गोल्ड बॉन्ड की बातचीत चल रही तो गोल्ड में जिस तरह से 2.5% सरकार को ब्याज भी देना पड़ता है, इंपोर्ट का कॉस्ट भी आपके पास है, आप बार बार फिजिकल डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट की बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में क्या गोल्ड बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाना सरकार के लिए काफ़ी महंगा नहीं होगा? क्योंकि एक तो गोल्ड की कीमतें भी बढ़ती है, 10-12% डबल डिजिट आपका रिटर्न, ऊपर से 2.5% का सालाना रिटर्न। क्या ये सही प्रूडेंट तरीका है क्या पैसे जुटाने का? क्योंकि ये आमतौर पे वॉर के सिचुएशन में, आपात स्थिति में इस तरह से गोल्ड बॉन्ड से पैसे जुटाए जाते हैं। तो जब इशू किए गए थे पहले 2015-16 में जब सोच लाई गई थी, तभी जैसे कि विक्रम जी ने भी कहा कि एक गोल्ड एक बहुत इंपोर्ट है इंडिया का बड़ा, जैसे क्रूड ऑयल भी बहुत बड़ा इंपोर्ट है, और वो जो इंपोर्ट है उस पे हमारे रुपये पे दबाव आता था। आज अगर हम देखें तो $700 बिलियन के करीब हमारे पास आज रिजर्व्स हो चुके हैं, और बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन के बाद ऐसा अनुमान है कि बॉन्ड्स ग्लोबल बॉन्ड्स फंड्स के द्वारा 30 से $40 बिलियन भी अगले 12 से 18 महीने में भारत में आएंगे। तो आज चिंता नहीं है रुपये पे, और उसके कारण सरकार को ये लाने की भी जरूरत नहीं है। वो लाएंगे नहीं लाएंगे वो हमें नहीं पता, पर तभी की जरूरत थी, आज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और अभी आ भी नहीं रहे, नए ट्रांचेज आ भी नहीं रहे। सरकार ने, हो सकता है सरकार भी समझ गई है कि ये सही तरीका नहीं है। उस समय उनको लगा कि कहीं उससे हम इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, लोगों का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, फाइनेंशियलाइजेशन ज्यादा हो सकता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं दिख रहा है। चलिए, और आज हम देखें तो 23,500 करोड़ रुपए महीने के एसआईपी के द्वारा आ रहे हैं, तो लोगों का रुझान इक्विटी की तरफ वैसे भी ज्यादा है, तो डिमांड उतनी नहीं है। एक्चुअली आपने जो कहा, जितने सरकार को लगी थी उतनी डिमांड नहीं थी, पर आज अगर हम देखें तो इक्विटी की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है, गोल्ड की तरफ नहीं है, और ये विश्व में भी हो रहा है और भारत में भी हो रहा है। पर उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि 1980 से लेकर 2002 तक विश्व में गोल्ड प्राइसेस विश्व में रिटर्न नहीं बना था। $600 वाला गोल्ड $480 था। भारत में रुपी डेप्रिसिएशन के कारण
हमें वो कभी चिंता दिखी नहीं। Okay. पर 22 साल तक नहीं बना था गोल्ड में रिटर्न 1980 से 2002 तक। उसके पहले के 10 साल 1970 से 1980 अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के दाम $40 से $600 यानी कि 15 गुने हुए थे। तो हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है कि गोल्ड जो पिछले कहते हैं ना, हम पूछते नहीं, क्योंकि गोल्ड एक जरिया था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। उसके बाद जब करेंसी नोट्स आ गए और गोल्ड को करेंसी नोट्स अलग हो गए, तो इतने सारे करेंसी नोट्स आ गए कि अगर हम आज विश्व में देखें तो $300 ट्रिलियन का ग्लोबल बॉन्ड्स है, $100 ट्रिलियन के ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स है, और जो अवेलेबल गोल्ड विश्व में है वो सिर्फ 14 से 15 ट्रिलियन डॉलर, अभी शायद 16 ट्रिलियन डॉलर हो चुके होंगे। तो एक जमाने में गोल्ड की जो महत्व थी वो बहुत बड़ी थी हमारे आर्थिक अर्थतंत्र में विश्व के। आज वो बहुत कम हो चुकी है। $300 ट्रिलियन के बॉन्ड एसेट्स, $100 ट्रिलियन के इक्विटी एसेट्स, और सिर्फ 15 या 16 या 17 ट्रिलियन डॉलर के गोल्ड एसेट्स। तो बहुत ही छोटा हिस्सा हो चुका है लोगों के घरों जिस तरह का। से दिलचस्पी बढ़ रही है और जिस तरह की बाइंग लेवल दिलचस्पी आ रही बढ़ना ही है, वापस से क्योंकि अगर विश्व में उतार चढ़ाव होते हैं और इक्विटी मार्केट से पैसा अगर शिफ्ट होना है तो कहां पर जाएगा। ओके, इस पर इन्वेस्टमेंट में बढ़ते रुझान का बीच में एक गैप आया था जो 1980 से 2000 के बीच में आया था, लेकिन उसको 2001 से आप देखें तो लगातार डबल डिजिट का रिटर्न मिल रहा है। आप क्या ऐड करेंगे इसमें? नहीं, जो अभी कहा कि 80 के बाद या 72 से लेके 80 में बढ़ा था, उसमें एक बड़ा चेंज हुआ था कि यूएस डॉलर ने गोल्ड पे बेस्ड करेंसी 1972 से बंद कर दिया था, सोने का होल्डिंग और करेंसी। तो उसमें पेपर करेंसी में करेंसी प्रिंटिंग का रुझान बढ़ गया था। तो आज जो हम मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में देखते हैं उसमें सब 80% 90% सब पेपर क्या कहते हैं एसेट्स है। ओनली जो धवन साहब ने कहा कि ओनली 2 एसेट्स आर फिजिकल एसेट्स, रियल एस्टेट और गोल्ड, और उसके हिसाब से कॉमन मैन के लिए गोल्ड इज़ द बेस्ट फिजिकल एसेट टू होल्ड, ये मेरा मानना है। चलिए अब गोल्ड ईटीएफ की बारीकियां समझते हैं। आपके पास विक्रम सर मैं आ रहा हूं, आप बताइए कि क्या गोल्ड ईटीएफ की कॉस्टिंग क्या होती होगी आमतौर पे? लोग समझना चाह रहा, हालांकि ये पैसिव इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड के प्राइस को आप ट्रैक करते हैं, लेकिन एक कॉस्टिंग, उसके ऊपर क्या कॉस्ट जाता होगा लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी कॉस्ट जो एक निवेशक की है वो उसको इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। जैसे अगर आप किसी भी फॉर्म में सोना खरीदें तो उसको आप तुरंत अगर बेचें तो आपका, जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट, बाइंग सेलिंग स्प्रेड बोल लीजिए, या जो स्प्रेड कॉस्ट है वो कितनी है। तो मेरे हिसाब से जो गोल्ड ईटीएफ है वो इस सेंचुरी का एक सबसे बहुत ही अच्छा आविष्कार है फाइनेंशियल मार्केट्स का, क्योंकि इसमें जैसे चिंतन ने भी बताया कि आप 100 या 200 रुपए तक का सोना खरीद सकते हैं, जिसमें बहुत ही मिनिमल आपकी बाइंग सेलिंग कॉस्ट है, मतलब इम्पैक्ट कॉस्ट है, जो कि सबसे बड़ी कॉस्ट होती है। रही बात इसके अलावा, तो क्योंकि जो सेबी का जो रेगुलेशंस है, जो सेबी का जो मैंडेट है वो बहुत क्लियर है कि जो भी फंड हाउसेस इंडिया में गोल्ड ईटीएफ लॉन्च कर रहे हैं या चला रहे हैं, उन्हें जो गोल्ड बार्स खरीदनी है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट क्वालिटी होती है। हाईएस्ट क्वालिटी जो है वो एलबीए में गुड डिलीवरी है, उसमें आपको जो प्योरिटी है और जो उसकी बाकी सब फीचर्स हैं गोल्ड के, और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी वगैरह सब उसमें सॉर्टेड है, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस वो इंश्योरेंस होता है उसका, उसको वॉल्टिंग रखा जाता है। तो ये सब कॉस्ट जो है वो स्कीम लेवल पे होती हैं, जो कि इन्वेस्टर को चार्ज करी जाती हैं। तो ये आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको एक जो भी ईटीएफ में आप निवेश करना चाहते हैं उसमें आपको उनकी वेबसाइट पे या उनकी स्कीम डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर आप लिक्विडिटी की बात करें, जो मैंने बोला कि जो सबसे बड़ी कॉस्ट किसी भी सिक्योरिटी में लिक्विडिटी की जो कॉस्ट होती है वो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है, कि क्या आप उसको मंदी या तेजी में निकाल सकते हैं विदाउट टू मच ऑफ लॉसेस। तो वो आप देखें, पहली बात तो ये है कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जहाँ पे आपको सब कन्वीनियंस है, सेफ्टी सिक्योरिटी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, सेबी रेगुलेशंस की। वाकई तो और सेबी का जो मैंडेट है वो एक रिटेल इन्वेस्टर की तरफ ज़्यादा फोकस है उनका। जो आदमी उनके लिए जो आदमी 500 रुपये लगा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विज़-अ-वी जो 500 करोड़ रुपये लगा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो लिक्विडिटी है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का टर्नओवर होता है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हंड्रेड्स ऑफ करोड़ जो है ये एक इस प्रोडक्ट में है जो कि फिजिकल बैक्ड है, ये कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई फ्यूचर नहीं है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है। और वर्ल्ड ओवर में जो फिजिकल जो टर्नओवर होता है किसी भी एक्सचेंज में वो 1 या 2% होता है डेरिवेटिव्स का। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आप मानेंगे कि ये एक सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव वे है
गोल्ड में इन्वेस्ट करने का।